चलिए, तो पिछले क्लास में अगर देखें हम लोग, तो पिछले क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ाया था। इक्विवेलेंट वेट में कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ पॉइंट हम लोग का रह गया था। नहीं तो चलो उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो तो क्या लिख रहा है। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो अगला पॉइंट हम लोग का लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट एंड एटॉमिक वेट। नहीं, अगला हम लोग का लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट एंड एटॉमिक वेट। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। रुक जाइए, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है हम लोग का। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, ध्यान दिया जाए तो हम लोग वैलेंसी के लिए एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें कि किसी भी एटम का जो वैलेंसी होता है, ये वैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी किसी भी एटम का वैलेंसी अगर देखा जाए नहीं, तो हाइड्रोजन एटम के संख्या के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल तुम देख सकते हो, हम लोग यहाँ से बोलें अगर, तो समझो अगर हम लोग कोई मॉलिक्यूल दे दिया CH4 नहीं, और CH4 दे दिया गया और आपसे पूछा गया बाबू कि बताओ वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होगा, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कोई पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 4। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कार्बन से कितना हाइड्रोजन कंबाइंड है, कार्बन से आपका 4 हाइड्रोजन कंबाइंड है, कार्बन से आपका 4 हाइड्रोजन कंबाइंड है। नहीं तो किसी भी एटम का वैलेंसी अगर निकालना है, हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अगर कोई दिया हुआ है, हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अगर कोई दिया हुआ है नहीं, तो उसमें अगर हमको किसी एक एटम का वैलेंसी निकालना है नहीं, तो हमको देखना है कि उससे कितने हाइड्रोजन कंबाइन है। तो यहाँ पे कार्बन से 4 हाइड्रोजन कंबाइन है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 4। सेम जैसे हम NH3 लिखते हैं, मान लो NH3 नहीं, अब यहाँ पे कोई पूछे कि बाबू वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो अगर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कोई पूछेगा तो हम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन बराबर कितना कहेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कंबाइंड है। नहीं, जैसे मान लो हम लोग को सोडियम हाइड्राइड NaH फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्राइड का। नहीं, अब यहाँ पे सोडियम से 1 हाइड्रोजन कंबाइंड है, ध्यान रखना है। तो अगर हमको फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं सोडियम हाइड्राइड का भाई कि NaH होता है, तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि एक सोडियम से 1 हाइड्रोजन कंबाइंड है, तो यहाँ पर वैलेंसी ऑफ सोडियम कोई बोलेगा तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना बोलेंगे, 1। ध्यान रखना है। सेम एज कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 लिखा हुआ है, तुमको फॉर्मूला दे दिया हुआ है और कोई बोल दिया कि बताओ वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितना होगा, तो 2 होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी एटम का वैलेंसी जो होता है वो बराबर होता है हाइड्रोजन एटम के संख्या के बराबर होता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। चलो, अच्छा इसी बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, थोड़ा ध्यान दो। हम लोग लिखें अगर, तो वैलेंसी बराबर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैलेंसी बराबर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। नहीं, क्योंकि वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर क्यों बोल रहे हैं वैलेंसी को, समझो। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो 1 हाइड्रोजन एटम का जो हम लोग वेट लिखते हैं वो भी कितना लिखते हैं, 1। नहीं, 1 AMU लिखते हैं, ध्यान रखना है। तो 1 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, उसका वेट 1। अच्छा, यानी हाइड्रोजन एटम का जितना नंबर होता है उसका वेट भी तो उतना ही हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पर लिखें 2 हाइड्रोजन एटम नहीं, तो 2 हाइड्रोजन एटम का अगर कोई पूछता है कि वेट कितना होगा, तो वो वेट कितना होगा बाबू, 2। नहीं, यानी जितना हाइड्रोजन का एटम का संख्या होता है उसका वेट भी क्या होता है, उतना ही होता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहाँ से तुम ये बात कह सकते हो कि किसी भी एटम का वैलेंसी जो होता है वो या तो तुम हाइड्रोजन एटम के संख्या के बराबर कहो या वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर कहो, दोनों बात क्या है, सेम है। दोनों बात क्या है बाबू, तुम्हारा सेम है। तो ये बात तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलो जैसे मान लो हम यहाँ पर तुमको कोई रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है नहीं, और सोडियम 1 हाइड्रोजन से कंबाइन करके तुमको क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड NaH। तो यहाँ पर अगर सोडियम 1 हाइड्रोजन से कंबाइन किया, या हम बोलें कि सोडियम यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन किया नहीं, 1 ग्राम हाइड्रोजन, और यहाँ पर सोडियम का 1 मोल यानी कि 23 ग्राम अगर दिया हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई
सोडियम का वैलेंसी कितना होगा 1, ध्यान रखना है, क्योंकि सोडियम एक हाइड्रोजन से कंबाइन किया, या तो ये बात बोलो, या सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन किया, नहीं तो वैलेंसी सोडियम कितना होगा 1 होगा। ध्यान रखना है, यहाँ भी अगर इस रिएक्शन में हम बोले तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होगा 1, वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होगा बाबू तुमको, तो 1। यानी कॉन्सेप्ट सिंपल ये बन रहा है कि कोई भी एटम हाइड्रोजन के जितने वेट से कंबाइन करता है, कोई भी एटम, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी एटम, जैसे यहाँ सोडियम एटम था, हाइड्रोजन के जितने वेट से कंबाइन करता है, नहीं नहीं सोडियम यहाँ पर 1 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी एटम उतने ही हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, ऐसे बोले, कोई भी एटम उतने ही हाइड्रोजन से कंबाइन करता है जितनी उसकी वैलेंसी होती है। नहीं, यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि एनी एटम, यहाँ पे हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनी एटम कंबाइन विथ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। एनी एटम कंबाइन विथ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी, ध्यान रखना है। कोई भी एटम हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है, कितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा, नहीं तो जितनी उस एटम की वैलेंसी होगी, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो वैलेंसी का मतलब तो ओवरऑल हाइड्रोजन के टर्म में वैलेंसी का मतलब कुछ हम लोग समझ गए। नहीं, किसी भी एटम का वैलेंसी जो है भाई वो हाइड्रोजन एटम के संख्या के बराबर होगा, या किसी भी एटम का वैलेंसी जो होगा वो हाइड्रोजन के वेट के बराबर होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही था। चलो, अब थोड़ा ये इक्विवेलेंट वेट से कैसे जुड़ा हुआ है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो जैसे इक्विवेलेंट वेट जब हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे तो हम उसके से बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब, मान लो कोई हम मेटल लेते हैं M, ये कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से, नहीं ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का बन रहा है मेटल हाइड्राइड। यहाँ पर हम लोग क्या बन रहा है बाबू, मेटल हाइड्राइड MH बन रहा है, ध्यान रखना है। तो मान लो इस मेटल की वैलेंसी X है, मान लेते हैं इस मेटल की वैलेंसी कितनी है, X है। तो इस मेटल की वैलेंसी अगर X है तो ये कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, X हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 थी तो वो 1 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा था। कैल्शियम की वैलेंसी अगर 2 होगी तो वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग का मेटल हम M लिए हैं, मान लिए कि इसकी वैलेंसी कितनी है X, इसकी वैलेंसी हम लोग कितनी मान लिए X, ध्यान रखना है। तो ये अगर वैलेंसीज की X है तो ये कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, X हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा हम लोग को MX, यहाँ पर आएगा MXH। नहीं, ये बात समझते होंगे आप लोग, जैसे हम इसको बता दें, थोड़ा समझ लो पीछे, चलो समझ लो इस बात को। जैसे किसी भी कंपाउंड का अगर हमको फॉर्मूला लिखना होता है तो तुम जानते हो पहले से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, जैसे मान लो हमको कोई बोल दिया, नाम कोई दे दिया कि बाबू कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड, नहीं इसका फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम का सिंबल सबको जानता है Ca, हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन का भी सिंबल सब लोग जानते हैं H। नहीं, कैल्शियम की वैलेंसी आप जानते हो 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी आप जानते हो 1, कैल्शियम की वैलेंसी आ जाएगी हाइड्रोजन के ऊपर, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी कैल्शियम के ऊपर, फॉर्मूला बन जाएगा CaH2, नहीं CaH2, ध्यान रखना है। कैल्शियम की वैलेंसी इसके ऊपर चल गई, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर आ गई, ध्यान रखना है। नहीं, तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला बनता है, ठीक। सेम जैसे अभी हम यहाँ पर बनाए हुए हैं कि मेटल X हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, सॉरी तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखे हैं, इसको सुधार लें हम लोग। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग का बनेगा वो बनेगा MHX, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो X है, ये X क्या है, ये X हम लोग का है वैलेंसी ऑफ, यहाँ पर X हम लोग क्या बोल रहे हैं, X हम लोग क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल। यहाँ जो X है ये हमारा क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेटल उतने ही हाइड्रोजन से कंबाइन करता है जितनी उसकी वैलेंसी होती है। नहीं, तो मेटल की वैलेंसी अगर X है तो वो X हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, नहीं ध्यान रखना है। तो यहाँ पर X क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल। चलो, फॉर्मूला हम लोग का बन गया MHX, ठीक है।
अब चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से इसी चीज को कि m, फिर इसी रिएक्शन को लिख रहे हैं प्लस XH हम लोग कंबाइन किया है, और कंबाइन करने के बाद हम लोगों का यहाँ से बन रहा है MHX, हम लोग का यहाँ से बन गया MHX। नहीं, अब हम लिखना चाहते हैं, चलो ये जो मेटल है, ये मेटल हमारा मान लेते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो इसको मानते हैं कि कितना है 1 मोल। ठीक है, इसके आगे x लगा है तो ये कितना है x मोल। ठीक है, इस m मोल, ये जो मेटल m लिखे हुए हैं इसका 1 मोल है। नहीं, तो 1 मोल मेटल का वेट कितना होगा, तो इसका जितना एटॉमिक वेट होगा उसको ग्राम में लिख दो। तो हम मान लिए कि इस मेटल का एटॉमिक वेट कितना है A ग्राम, A ग्राम। ठीक है, चलो यहां पर हाइड्रोजन x मोल है, तो इस हाइड्रोजन का वेट कितना होगा x ग्राम, ध्यान रखना है। ठीक है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। हम लोग बोले कि यहाँ पर मेटल कितना है बाबू 1 मोल, नहीं तो 1 मोल मेटल का वेट कितना होगा A ग्राम। ये A क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। मान लो यहाँ पे सोडियम होता, नहीं तो सोडियम के 1 मोल का वेट कितना लिखते 23 ग्राम। अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो हम क्या लिखते 1 मोल का वेट 24 ग्राम यहाँ लिखते। तो कौन सा मेटल है उस पर इस A का वैल्यू डिपेंड करेगा। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग मान लो x मोल है, तो x मोल मान लो 2 मोल है, तो 2 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना लिखते 2 ग्राम। अगर 3 मोल होता कितना लिखते 3 ग्राम। ठीक है, तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना ग्राम हम यहाँ लिख सकते हैं। चलो अब इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को निकालना है इस मेटल का, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा समझो, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट हम लोग को निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो निकालने का तरीका हम लोग को बताया गया था। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि x ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है A ग्राम मेटल से। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो x ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन, x ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ A ग्राम मेटल, ऐसा बोल सकते हैं। x ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ A ग्राम मेटल, ध्यान रखना ये A एटॉमिक वेट है और G ग्राम है, A ग्राम मेटल। तो इसलिए हम लोग को अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आ जाएगा A डिवाइडेड बाई x, इतना ग्राम मेटल। नहीं तो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन याद करो। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन हम लोग को बताया गया था कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी भी एलिमेंट का जितना वेट कंबाइंड करता है उसी वेट को हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन से तुम्हारा कितना मेटल कंबाइन कर रहा है A बाई एक्स। तो A बाई एक्स अगर कंबाइन कर रहा है तो यही तुम्हारा क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया A बाई एक्स। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट E मतलब इक्विवेलेंट वेट, M मतलब मेटल, बराबर हम लोग को आ गया A बाई एक्स, ध्यान रखना है। अब ये A क्या था बाबू, नहीं तो ये था एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये हम लोग का था एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब ये ध्यान रखना बाबू, यहाँ पर हम लोग M लिए हैं तो यहाँ पर मेटल भी हो सकता था, नॉन मेटल भी हो सकता था। नहीं, अब जो भी यहाँ लेंगे, जैसे अगर नॉन मेटल लेते तो क्या लिखते एटॉमिक वेट ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ पर हम मेटल लिए लिख रहे हैं, A का मतलब क्या है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई ये जो x था, ये क्या था, ये x क्या था वैलेंसी ऑफ मेटल। ध्यान से देखो x क्या था वैलेंसी ऑफ मेटल, या उसी को तुम कहते थे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो संख्या होता है वही उस एलिमेंट का वैलेंसी होता है। तो हाइड्रोजन का संख्या जितना होगा, ये x को तुम हाइड्रोजन की संख्या भी कह सकते थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हो। नहीं, या सिंपली हम लोग क्या कहेंगे वैलेंसी ऑफ मेटल, हम लोग कहेंगे वैलेंसी ऑफ मेटल। तो अब इक्विवेलेंट वेट अगर किसी एटम का हमसे पूछ दिया तो हमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी एटम का अगर हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछ दिया तो हम क्या करना है, उस एटम का एटॉमिक वेट लिख देना है और नीचे क्या लिख देना है वैलेंसी ऑफ मेटल। नहीं तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है, ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसी चीज को हम यहाँ लिखे हुए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। किसी भी एटम का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट नहीं उस एटम का लेना है। यहाँ पर हम इसको सुधार के थोड़ा लिखते हैं और बढ़िया से, हमको क्या लेना है, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी एटम का निकालना है तो हम क्या लेना है, एटॉमिक वेट। हम लोग को लेना है यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ एटम। जिस एटम का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका एटॉमिक वेट लेना है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एटम। उस एटम का हमको क्या लेना है, वैलेंसी लेना है, ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, ठीक है। चलो जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। देखो तो मान लो तुमको कोई कह दिया कि बाबू इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालो, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तुमको याद ना चाहिए, नहीं तो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। चलो डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, तो वो होता है 2। नहीं इसको 2 से हम काट सकते हैं, हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कितना आ गया 8, ध्यान रखना है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट हम लोग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। चलो जैसे तुमसे कोई बोल दिया कि इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का निकालो, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम का तुम इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, और इसका वैलेंसी तुमको याद ना चाहिए होता है 3। नहीं तुम इसको काट सकते हो, तुमको वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ध्यान रखना है। तुमको इक्विवेलेंट वेट कोई बोल दिया बाबू कि क्लोरीन का निकालो, नहीं तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए तुमको इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, जो कि होता है 35.5। नहीं और क्लोरीन का नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है 1, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बाबू 35.5, ध्यान रखना है। नहीं तुमको कोई कह दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन ही निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन का अगर निकालना है हम लोग को तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसका एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1, नहीं और वैलेंसी भी कितना होता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 1। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल, नहीं इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है, फॉर्मूला वेट बट्टा चार्ज या वैलेंसी, नहीं फॉर्मूला वेट बट्टा चार्ज या वैलेंसी, ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी रेडिकल, यहाँ पर हम रेडिकल का मतलब मेरा सेंस यहाँ पर क्या है आयन, रेडिकल का सेंस यहाँ पर क्या है आयन, नहीं तो हमेशा ध्यान रखना ये बात कि किसी भी आयन का जो वैलेंसी होता है वो उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। नहीं हम यहाँ पे अगर बोलें कि वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन, तो किसी भी अगर आयन का वैलेंसी कोई पूछता है तो वो बराबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, ये होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उस आयन की वैलेंसी होगी। जैसे यहाँ पर CO3 पर 2- कार्बोनेट आयन लिखा हुआ है आपको, तो CO3 पर 2- लिखा हुआ है, तो CO3 की वैलेंसी कितनी है 2, नहीं वैलेंसी में माइनस प्लस नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो CO3 की वैलेंसी कितनी होगी 2, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नहीं है, CO3 पूरे CO3 की वैलेंसी कितनी है 2। जैसे यहाँ पर सल्फेट, नहीं तो SO4 पर 2- चार्ज है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे पूरे SO4 की वैलेंसी 2 है। ये देखो हाइड्रोक्साइड आयन है OH- हाइड्रोक्साइड आयन, नहीं तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1, -1 है तो 1। कैल्शियम पर 2+ चार्ज है तो वैलेंसी कितनी 2। तो किसी भी आयन पर जितना चार्ज होता है, किसी भी आयन पर जितना चार्ज होता है, नहीं वही उसकी वैलेंसी होती है, ये ध्यान रखना है। चलो अब हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज और वैलेंसी। नहीं या तो उसका चार्ज लिख दो या वैलेंसी, तो जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है। चलो तो निकाल दो यहाँ से CO3 का फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा। चलो कार्बन का वेट कितना होता है बाबू, इसमें कार्बन CO3 में से कार्बन का वेट 12 प्लस इसका 16 × 48 कर देंगे, तो 12 + 48
ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो 12 + 48 इसका मास हो गया, डिवाइडेड बाई हम लोग 2 माइनस चार्ज है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना है। तो 12 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, 60/2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 30 आ जाएगा, आराम से निकल गया। नहीं, जैसे हमको SO4 2- का निकालना है तो SO4 2- कैसे निकलेगा, सल्फर का मास हम लिख सकते हैं, सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 चौका 64 लगा सकते हैं। नहीं, और इस पर चार्ज कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करके आप ला सकते हो। सेम एन OH- का आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ का आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा आपसे, ठीक है। चलो सेम एज यहाँ पर कुछ और हम आपको होमवर्क देते हैं जिसको आप बना लीजिएगा, जिनका यूज आपको आ सकता है। इक्विवेलेंट वेट NO3- का निकाल लेंगे आप, इक्विवेलेंट वेट PO4 पर 3- का निकाल लेंगे आप। नहीं, इन सब का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अगला हम लोग को देखो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, नहीं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड में यहाँ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है वैसे कंपाउंड जो केटायन और एनायन से बने हुए हैं, वैसे कंपाउंड जो केटायन और एनायन से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जस्ट लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं तो वैसे कंपाउंड जिसमें केटायंस भी हो, केटायंस प्लस एनायंस, जो केटायन और एनायन से बने होते हैं, केटायंस और एनायंस को मिला के बने होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। चलो अब अगर हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, ध्यान रखना है। नहीं, हमको अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई कंपाउंड ही है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कोई कंपाउंड है जो केटायन और एनायन से बनता है, ध्यान रखना है। तो अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इलेक्ट्रोलाइट बनता किससे है बाबू, केटायन और एनायन से, तो हमको क्या निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। जैसे एग्जाम्पल देखो, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम Ca2+, नहीं प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2-, ध्यान रखना है, ये हमको निकालना होगा। आपको केयर करना होगा CaCO3 को जो हम लोग तोड़ते हैं CaCO3, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटता है ऐसे Ca2+ और CO3 2-, Ca2+ और प्लस CO3 2-, नहीं तो हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालना पड़ेगा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन निकालना पड़ेगा। जब इन दोनों को निकाल देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 निकल जाएगा, नहीं तो निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बाबू 40, रख दिए, बट इसका वैलेंसी तो चार्ज कितना है 2, तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, तो अभी तुम निकाले थे CO3 2- का फॉर्मूला वेट कार्बन का 12 और इसका 16 48 कितना आया था 60, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 2 आ गया। नहीं यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो काट सकते हैं हम लोग, 2 से यहाँ काटेंगे तो हम लोग का 2 से कट गया 20, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 20, अब प्लस में आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50, ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 कितना तुमको आ गया 50। सेम एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट निकालना है, चलो तो सोडियम सल्फेट को तुमको तोड़ने आना चाहिए। नहीं, सोडियम सल्फेट हम लोग का टूटे कैसे, देखो तो हमको सोडियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो सोडियम कितना है इसमें 2, तो हम लिखेंगे 2Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2-, तो हम देखो लिख रहे हैं SO4 पर 2-, ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर तुम आ जाओ तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर 2 सोडियम है, एक सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, तो 2 सोडियम का एटॉमिक वेट होगा 46, तो हम यहाँ रखेंगे 46 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ SO4 लिखे हुए हैं, तो SO4 का आप मास निकालिएगा आपको 96 आएगा, सल्फर का 32 और इसका 16 चौका 64, नहीं तो 64 और 32 जोड़िएगा तो आपको 96 आएगा।
96 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है वही उसका वैलेंसी होगा, तो 2। नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 से इसको काटेंगे तो ये हम लोग का 23 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हम लोग का 48 आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर आप लोग 23 और प्लस 48 को ऐड कर सकते हैं, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्या करना है। ठीक, चलो, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, इन होमवर्क को आपको बनाना है, इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? तोड़ने में ही बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उनको वैलेंसी क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ा सा वैलेंसी क्लियर तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस। ये NaHSO4 है, तो ये कैसे टूटेगा? यहाँ पे हम तोड़ के हिंट कर दे रहे हैं, Na प्लस को अलग कर देना और HSO4 माइनस सोडियम बाइसल्फेट है, इसको अलग कर देना। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटेगा? तो 2 हाइड्रोजन को अलग कर देना, हाइड्रोजन सल्फेट है ये, तो इसको ऐसे तोड़ना है, 2H प्लस नहीं और SO4 पर 2 माइनस। नहीं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना और SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना। BaSO4 कैसे जुटेगा? तो Ba2 प्लस अलग करना, SO4 2 माइनस अलग करना। नहीं, ये कैसे जुटेगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कैसे जुटेगा बाबू तुम्हारा? तो Ba2 प्लस अलग करना और SO4 2 माइनस अलग करना, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट अलग निकालना और इसका इक्विवेलेंट वेट अलग निकालना और दोनों को ऐड कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस कर देना और प्लस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस कर देना, नहीं तुमको यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सब को हम लोग कैसे तोड़ रहे हैं, नहीं इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अब यहां से आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, नहीं तो वो भी आप निकाल सकते हो। ध्यान दो, यहां पर मेटल ऑक्साइड, तो इसमें एक मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, ध्यान रखना है। तो मेटल जैसे इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम तोड़ोगे तो ये आएगा Ca2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O पर 2 माइनस। ये जो प्लस और माइनस हम देते हैं वो क्या होता है? वैलेंसी होता है। कैल्शियम वैलेंसी 2 है, नहीं तो 2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 माइनस। ध्यान रखना, इस पे प्लस क्यों आया कैल्शियम पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मेटल है ना, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, नहीं तो गेन करेगा तो उस पर माइनस आ जाएगा, इसीलिए 2 माइनस दिया गया है, ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम और ऑक्सीजन आप निकालो तो क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका क्या आएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना? 16, वैलेंसी कितनी? 2, काट दोगे ये कितना आ जाएगा? 20, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा? 8, नहीं जोड़ोगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 20 प्लस 8 28, इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर इसको भी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम निकालेंगे, तो एल्युमिनियम कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एल्युमिनियम और प्लस इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन, नहीं ये 30 नहीं है, 3 ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है। अब अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो लिख दो। नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, लिख दिए। अल्युमिनियम मेटल है इसलिए इस पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन नॉन मेटल है इसलिए इस पे माइनस चार्ज, नहीं तो ये हम लोग को बेसिक है जो ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। नहीं, एल्युमिनियम का, एक एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27, एक एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, तो 2 गो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? 54, नहीं तो यहाँ से 54 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखना 54 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3 दूना 6, ध्यान रखना ये जो 2 है वो इस 3 से मल्टीप्लाई है, तो वैलेंसी यहाँ कितना आएगा? 6। एक अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो यहाँ पे अल्युमिनियम 1 नहीं है 2 है, तो 2 अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? 6, तो ये लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों का एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई वैलेंसी कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाइड बाई ये 2, ध्यान रखना 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 3 दूना 6, वैलेंसी यहाँ पर भी कितना होगा? 6, ध्यान रखना है। अब इसको काटोगे अगर 6 से तो 9 छके 54, 9 आ जाएगा। इसको काटोगे 6 से तो 8 छक 48 कट जाएगा, नहीं तो 9 और 8 कितना आ जाएगा? 17, 9 और 8 कितना तुमको आ जाएगा? 17, इस तरह से निकाल सकते हो। नहीं, इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तुम अपने से निकाल सकते हो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम Mg2 प्लस तुमको करना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ तुमको ऑक्सीजन करना है O2 माइनस, निकाल सकते हो तुम। इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 सोडियम है तो हम लिखेंगे 2Na प्लस, तुम अपने से निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O पर
2 माइनस, इसका तुम निकालोगे नहीं, तो ये सब तुम निकाल सकते हो, इसको तुमको अपने से निकालना है। चलो अब देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस 8। नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड तुमको निकालना है, तो बराबर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस कितना 8, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये प्लस 8 जो लिखा हुआ है ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोग क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, तो मेटल इक्विवेलेंट वेट, तो अलग अलग मेटल का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा, लेकिन ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो हमेशा क्या आता है, 8 आता है, हमेशा कितना आता है, 8 आता है। चलो पीछे देख लो कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट हमेशा 8 आता है कि नहीं। देखो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO, इसको ध्यान से देखो, इसमें तुम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालो, कितना आया है तुमको 8, कितना है बाबू तुमको 8, ध्यान रखना है। ठीक, तुम यहाँ पर आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें तुमको इक्विवेलेंट वेट 3 ऑक्सीजन का तुम निकाले हो, तो वो भी तुमको कितना आया है, ध्यान से देखो यहाँ पर 8 ही आया है। नहीं, तुम देख सकते हो ध्यान से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ भी निकालोगे तो 8 ही आएगा। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, हमेशा कितना आता है, 8 ही आता है, 8 ही आता है। नहीं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर लिखा गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल लिख दिए, ऑक्सीजन तो फिक्स है, नहीं तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 8, वही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो, E का मतलब इक्विवेलेंट वेट, M का मतलब मेटल और O का मतलब ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर EM मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 8 लिख दिया गया है, ध्यान रखना है। नहीं, तो इस फॉर्म को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड आए उसको हम ऐसे लिख सकते हैं EM प्लस 8। नहीं, तो ये 8 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, अब कोई मेटल कार्बोनेट है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या दिया गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCO3, तो M मतलब मेटल और CO3 का मतलब क्या है, कार्बोनेट, ध्यान रखना है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस में क्या लिखा हुआ है 30, तो ये 30 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन। ये हम लोग क्या है बाबू, ये हम लोग का है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, ध्यान रखना। ये हम लोग का है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन। नहीं, चेक कर सकते हो, जैसे अभी हम जस्ट निकाले थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 हम निकाले थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, इस पे आएगा 2 प्लस, इस पे आएगा 2 माइनस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का तो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है, हम इसको अभी रहने दे रहे हैं ऐसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस। नहीं, ऐसे हमको पता है कि भाई 40 बटा 2 20 आएगा, लेकिन मान लो हम इसको रहने दिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस रहने दिए, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो हमको इसका फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नहीं, और इसका 16 × 48, तो 16 × 48 और 12 60 हो जाएगा, 60 बटा 2 आएगा, ये कट के कितना आ जाएगा बाबू 30। यानी जब भी कोई कार्बोनेट आएगा, नहीं तो कार्बोनेट के केस में इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का फिक्स है कितना 30, नहीं तो वही लिखा गया है, देखो यहाँ पे ऊपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर EM प्लस 30 लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट क्या लिखा हुआ है, EM प्लस 30, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस 30 क्या है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का फिक्स है वही होगा। जैसे मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तुमको बोल दिया कि सोडियम कार्बोनेट निकालना है Na2CO3, ये फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम लिखेंगे और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट तो फिक्स है सीधे 30, ध्यान रखना है। हम वो बोल दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कोई बोल दिया एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 का होल 3, ये आएगा। नहीं, तो यहाँ पर भी हम लोग का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम है तो 2Al3 प्लस, नहीं और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट निकालेंगे तो कितना आएगा 30। नहीं, अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर CO3 A गो रहेगा, CO3 A गो रहेगा तब ना उसका इक्विवेलेंट वेट 30 आएगा, और सर 3 गो CO3 आ गया तो उसका भी आप इक्विवेलेंट वेट 30 से लिख दिए हैं, उतना ही आएगा बाबू। नहीं, निकाल तुमको दिखा देते हैं, देखो
देखो तो हम लोग यहाँ से देखें अगर तो एक CO3 लिखते हैं तो CO3 का एक का फॉर्मूला क्या हुआ CO3 2 माइनस। इसका तुम इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, फॉर्मूला वेट तुम जानते हो इसका 60 आ रहा था, वैलेंसी कितना आ रहा था 2, डिवाइड करके कितना आया 30। अब मान लो हम 2 गो कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, ये इक्विवेलेंट वेट हम निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग 2 गो CO3 2 माइनस का निकालना चाहते हैं। नहीं तो फिर वही कहानी, एक CO3 का मास कितना आया है 60, तो 2 गो CO3 का मास कितना आएगा 120। नहीं अब वैलेंसी, एक CO3 का वैलेंसी होता है 2, तो 2 गो CO3 का वैलेंसी कितना 4, तो जब तुम काटोगे यहाँ पर तो ये भी कितना आ जाएगा 30 ही आएगा। अगर हम 3 गो कार्बोनेट आयन लेंगे, 3 गो कार्बोनेट आयन लेंगे, 3 गो CO3 2 माइनस लेंगे, तो फिर वही 36 का 18 180 मास हो जाएगा, और वैलेंसी कितना हो जाएगा 6, काट के देखो फिर ये कितना आएगा 30 ही आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन चेंज नहीं कर रहा है, चाहे एक कार्बोनेट आयन रहे, चाहे 2 कार्बोनेट आयन रहे, चाहे 3 कार्बोनेट आयन रहे, हम लोग का इक्विवेलेंट वेट चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को बोला गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट अगर हम लिख रहे हैं MCO3, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम यहाँ पर लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे 30, ध्यान रखना है। ठीक सेम है जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड में क्या लिख रहे थे EM+8, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है 8 होता है, वैसे कार्बोनेट का फिक्स है 30 होता है। ठीक चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और SO4 का मतलब सल्फेट, तो क्या लिखा हुआ है EM+48, EM+48 जैसे कोई भी। अब देखो यहाँ पर बार बार ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि मेटल ही होगा, नॉन मेटल हो सकता है, ये समझाने के लिए हम लोग M लिख देते हैं, लिखना आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। ठीक जैसे मान लो कोई भी तुम ले लो, कैल्शियम सल्फेट का ही ले लो, मान लो तुमको कह दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट तुमको निकालना है CaSO4, नहीं तो तुम क्या करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम अलग लिखोगे, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस अलग लिखोगे। नहीं तो तुम देख लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम तो तुम पता है 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, प्लस सल्फेट का 48 आएगा, यहाँ पे जो 48 लिखे हैं ये एक्चुअली क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस, इसका इक्विवेलेंट वेट है, तो तुम निकाल देख लो, इसके मास को निकाल लो, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64 96 आएगा, 96 डिवाइडेड बाई तुम 2 करोगे तो ये कट के तुमको कितना आ जाएगा बाबू 48, देख लो। तो हम लोग को इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ गया SO4 कितना आ रहा है 48, इसको काटोगे कितना आएगा 20, नहीं इन दोनों को जोड़ दोगे 20 प्लस 48 तो टोटल का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो ये 20 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम और 48 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4। नहीं तो मेटल सल्फेट में मेटल तो चेंज कर सकता है बाबू, लेकिन सल्फेट SO4 तो फिक्स है ना, नहीं तो SO4 का इक्विवेलेंट वेट हम लोग को याद कर लेना है, जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट याद कर लिए 8, कार्बोनेट का याद कर लिए 30, सल्फेट का याद कर लेंगे 48, ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हम लोग को यूज आने वाला है, ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट भी आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है। ठीक है चलो, जैसे आप इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 कितना आएगा देखिएगा, आप निकालिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट भी निकालिएगा Al2SO4 का होल 3, नहीं इसको भी आप निकालेंगे, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिख रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब M मतलब मेटल और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो M चेंज करेगा लेकिन OH तो फिक्स है ना, नहीं तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना 17, देख रहे हो EM तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड तो फिक्स है। नहीं चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू हम लोग को निकालना है NaOH, तो हम लोग क्या लिखना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ध्यान रखना है। नहीं अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी कितना तो 1, प्लस अब इसको लिखा लेंगे तो 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, तो 16 और 1 17, वैलेंसी कितना तो चार्ज जितना होता है वही वैलेंसी होता है, तो चार्ज 1 हो गया। नहीं तो 23/1 प्लस 17/1, इसी को आप जोड़ देंगे आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, शायद 40 आना चाहिए। नहीं वैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप निकालते हो, मान लो CaOH का होल 2, नहीं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आप लिखोगे यहाँ पर Ca2 प्लस, नहीं तो मेटल चेंज करा, देख रहे हो पहले वाले मेटल क्या था सोडियम, दूसरे वाले मेटल क्या था
कैल्शियम, लेकिन हाइड्रोक्साइड OH तो इसमें भी है, OH इसमें भी है, बस संख्या का अंतर है, यहाँ OH 1 है, यहाँ पे OH 2 है। तो हम बताए हैं OH 1 रहेगा तो भी इक्विवेलेंट वेट 17 आएगा, OH 2 रहेगा तो भी इक्विवेलेंट वेट 17 ही आएगा। देख लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ पर कितने OH माइनस हैं तो 2 OH माइनस तुम यहाँ से लिख सकते हो। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कितना होगा तुमको 40/2 हो जाएगा, प्लस इसका निकालोगे तो एक OH का वेट तुमको आया था 17, तो 2 OH का वेट कितना आएगा 34, एक OH की वैलेंसी 1 तो 2 OH की वैलेंसी भी 2, तो यहाँ 2 से काटोगे, देखो बाबू तुमको फिर से 17 आ गया कि नहीं, नहीं, क्योंकि जैसे ही एटॉमिक वेट बढ़ेगा वैसे ही वैलेंसी भी यहाँ पर बढ़ जाता है, नहीं तो काट के हम लोग का इक्विवेलेंट वेट फिर वही चला आता है, वो चेंज नहीं करता है, नहीं तो यहाँ से हम लोग का 20 दूना 40 हो गया। इसको तुम सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इस तरह से तुमको अब याद रखना होगा कि भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना 8, इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट कितना 30, ये फिक्स है, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड कितना 17, ये फिक्स है। इन सब का यूज आने वाला है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट, नहीं तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M का मतलब मेटल, NO3 का मतलब नाइट्रेट, नहीं तो इसको लिखा गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, EM मतलब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, अब प्लस ये क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस, ये आपका है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट है ये आपका, ध्यान रखना है 62। नहीं जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट तुमको निकालना है, NaNO3 तुमको निकालना है बाबू, नहीं तो तुमको इसको क्या लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम लिखोगे Na प्लस, प्लस यहाँ से लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 पर माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी 1, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रेट कितना, चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 14, इसका कितना 14, नाइट्रोजन का 14, इसका 16 थी 48, 48 और 14 तुम जोड़ोगे तो तुमको 62 आ जाएगा, और वैलेंसी कितना तो चार्ज है 1 तो वैलेंसी भी 1, तो यहाँ से तुम जोड़ दियो उसको, वही तुम्हारा आ जाएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 60 है, 60 और 20 80 और 85 शायद आएगा, नहीं देख लेना 3 2 5 और 6 2 8, ठीक है तो 85 आएगा। तो इससे तुम निकाल सकते हो। ऐसे ही तुमको हम यहाँ पर दे दिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालने का CaNO3 का होल 2, तुमको हम दे दिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट निकालने का MgNO3 का होल 2, तो इसका तुमको निकालना है, इसका तुमको निकालना है। तुमको हम दे दिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल 3 आ जाएगा, इसका भी तुमको निकालना है। देख लेना हर केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट जो आएगा वो फिक्स आएगा, कितना आएगा बाबू 62 ही आएगा तुमको, ठीक। तो ये सब तुम समझ सकते हो। अब उसी पे आधारित हम लोग का अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है, उसी पे आधारित हम लोग का अलग अलग, इसमें देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे अगले क्लास में, नहीं इतना पहले आप अपने से रिवाइज कर लेंगे, नहीं इतना पहले आप अपने से रिवाइज कर लेंगे, इतना रिवाइज कर लीजिए, तब इस पे आधारित कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आज की क्लास की आई होगी, ठीक है। चलिए तो इसको बढ़िया से आप लोग फेयर कर लेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।